चीन के यार, हिंदुस्तान के गद्दार पत्रकार पकड़े गए हैं। ये दूसरा पार्ट मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। हमने तो इनको पुलिस ने उठाने के पहले और इनके खाते में आए पैसे पकड़े जाने के पहले ही आपको ये सब कुछ बता दिया था। लोग चिल्लाते हैं कि हिंदुस्तान के पत्रकारिता और पत्रकारिता की स्वतंत्रता को लेकर इंटरनेशनल रिकॉर्ड खराब है। तो अब बोलिए कि गद्दारों को, देशद्रोहियों को, देश के नाम को बदनाम करने वाले शत्रु राष्ट्र चीन से पैसे लेने वाले पत्रकार को पत्रकार कहे, दलाल कहे, क्या क्या शब्द कहे, लेकिन ये हुआ है। और हिंदुस्तान के पत्रकारिता में अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ। वो क्षण आज पत्रकारिता जगत को देखना पड़ा। इनको पत्रकार नहीं कहना चाहिए, लेकिन इनके नाम के साथ पत्रकारिता लगाकर 10-10, 15-15 वर्ष इन लोगों ने जो अपना मुखौटा लोगों के सामने स्थापित किया है, इसलिए इनको पत्रकार कहना पड़ रहा है। ये चेहरा देखिए, दिखने में तो गोरा चिमटा दिख रहा है, लेकिन इस लाली के पीछे चीन की लाली कितनी है, यह प्रश्न अब पुलिस द्वारा पूछा गया है। नाम है अभिसार शर्मा। अभिसार शर्मा कौन है, यह भी चलाइए। अभिसार शर्मा को आज सुबह सुबह उसके दफ्तर पर, न्यूज क्लिक पर, इसके घर पर पुलिस पहुंची और देश की छवि बिगाड़ने, विदेश से पैसे लेने और पैसों का स्रोतों की सही जानकारी न देने, उसकी जानकारी छुपाने से लेकर कई धाराओं को लेकर इंक्वायरी की गई। अभिसार शर्मा एनडीटीवी में काम करने वाला विवादित पत्रकार हैं। अभिसार शर्मा किसी चैनल में टिक नहीं पाया, यह उसका इतिहास है। खास करके पिछले कुछ वर्षों में इसको यूट्यूब पर आना पड़ा। देश के किसी भी मीडिया संस्थान ने इसकी क्रेडिबिलिटी समाप्त होने के कारण और संदेह के घेरे के कारण इस व्यक्ति को हटा चुके हैं। इसकी पत्नी आईएएस अधिकारी है और इसके एके श्रीवास्तव ने उस चैनल पर मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई वित्तीय अनियमितता का आरोप भी पहले लग चुका है। यह जानकारी हालांकि चलती रहेगी, बस मैं आपके सामने कुछ चेहरे दिखा रहा हूं। दूसरी एक और गिरफ्तारी या इंक्वायरी के लिए उनको उठाया कहिए। अब कुछ लोग कह रहे भाई गिरफ्तारी मत कहिए, आप इसको टेक्निकल शब्द जो देना है दीजिए, लेकिन इनके घर पुलिस गई और पुलिस ने इनको उठाया, और वो भी किसी गलत न्यूज के लिए नहीं, गलत तरीके से न्यूज चलाने के पैसे लेने के लिए उठाया। ये भाषा सिंह है। ये सारे नाम बस मैं जल्दी जल्दी इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि हमारे साथ जो एक्सपर्ट पैनल उनके साथ बातचीत के दरमियान ये अलग से आपको दिखते ही रहेंगे। इनको भी उठाया गया, ये भी निशाने पर है। अगला नाम आपके सामने ये उर्मेश करके है। इनकी गिरफ्तारी अभी आपको हम सिर्फ दिखाते जाएंगे और बस ये कुछ नाम है और बाकी नाम आपके सामने हमारे चर्चा के दरमियान आते रहेंगे। कुल मिलाकर मुद्दा यह है कि भारत के कई यूट्यूबर को उठाया गया। प्रबीर पुरकायस्त करके है, ये इनकी प्रोफाइल है और प्रोफाइल देखकर तो आप कहेंगे कि भाई ये तो बहुत बड़े पत्रकार है, लेकिन ये बहुत बड़े कांड में भी अब पकड़े गए हैं। और ये न्यूज की क्लिक की शुरुआत करने वाले तीस्ता सीतड़वाड़, मोदी शाह के पीछे लगी विदेशी एजेंसियों, देशों से पैसा लेकर मोदी शाह को गलत फंसाने के लिए गलत हलफनामे दिए। मेरे खिलाफ भी तीस्ता सीतलवाड़ लगी है और मेरे खिलाफ एफआईआर करवाने के लिए इसकी संस्था झूठे आरोप लगाकर रंगीन स्टोरियां बनाकर पुलिस और कोर्ट के सामने जा रही है। मैं भी इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने वाला हूं, लेकिन इसके यहां पर भी छापा पाड़ा गया। यह भी उस पूरे सिंडिकेट के अंदर आती है। और भी नाम है, इन नामों को आज गिरफ्तार किया गया। अब चिंता का विषय यह है, ये गिरफ्तारियां तो आप देखेंगे ही, लेकिन गिरफ्तार होते समय कोई शर्म नहीं है। गिरफ्तारी के वीडियो तो आप देख ही रहे हैं। गिरफ्तारी के वीडियो में आपको इन लोगों के चेहरे पर कोई शर्म दिखाई नहीं दे रही है। ये किसी प्रोफेशनल क्रिमिनल जैसे पुलिस को डील करता है, उसी तरीके से बिल्कुल भी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ सामना कर रहे थे, जबकि इनके कागज बता रहे हैं कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। ये सारे नामों को गिरफ्तारी के बाद कई प्रश्न उपस्थित हुए और इस घटना की तरफ, पूरी घटना क्या है, स्थिति क्या है, तो स्थिति यह है कि भारत के मुख्य मीडिया जगत से, मुख्य मीडिया से हटाने के बाद जो यूट्यूब में आए, ऐसे लोग चाइना से
अमेरिका के वाया और भी कई वाया तो निकलने वाला है। मैंने तो आपके सामने पिछले एपिसोड में पूरा रूट बताया था। ये लोगों के पास करोड़ों रुपए आया है, करोड़ों रुपए, और ये कुल राशि सैकड़ों करोड़ से ऊपर भी जाएंगी, लेकिन न्यूज क्लिक 38 से लेकर 68 करोड़ के बीच तक पहुंच रही है। और इसलिए इसके ऊपर संदेह का घेरा इसलिए भी पुख्ताई के साथ हुआ क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में इनके पूरे सूत्र एक साथ मिल गए और वो कड़िया जोड़ना जिसको इन्वेस्टिगेशन में कहते हैं वो हो गया है। और इसलिए पत्रकार के नाम पर इनको गिरफ्तार नहीं किया है कि कोई कहे कि इन्होंने सरकार विरुद्ध न्यूज चलाई, इन्होंने कोई फेक न्यूज चलाई, इन्होंने कोई, ये नहीं, इनको अज्ञात स्रोत से पैसे लेकर उसको छुपाने, सही जानकारी न देने से लेकर अन्य कई धाराओं के तहत यह कार्रवाई की गई है। आज भी यह कार्रवाई जारी है और इसका फाइनल स्वरूप जल्दी ही दिल्ली पुलिस आपके सामने, हमारे सामने लेकर आएगी, लेकिन तब तक के जानकारी के आधार पर यह कार्यक्रम हम आपके सामने करें। मैं अब गेस्ट पैनल के पास चलता हूं। ये सारे ग्राफिक और हमारी टीम ने बनाए हुए आंकड़े और एक एक व्यक्ति की कुंडली, कुंडली पवित्र शब्द है, लेकिन इनका ब्लैक पेपर हम आपको दिखाते रहेंगे। मैं स्वागत करता हूं आज जो हमारे साथ गेस्ट पैनल है, उनके पास चलते हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन उसके पहले जरा पाकिस्तान का ट्वीट दिखाते हैं। इनको गिरफ्तार करने के बाद पाकिस्तान, जी हां पाकिस्तान को दुख हुआ। भाई अभिसार शर्मा और इस गैंग को, इस गिरोह को हिंदुस्तान ने गिरफ्तार कर लिया है, तो पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने यह ट्वीट कर दिया और यह ट्वीट बताता है कि पाकिस्तान के साथ भी इन लोगों के क्या संबंध है। इनके तो आप फोटो लगते हैं जी, वहां तो भगवान पूजे तो जाते नहीं है, भूत परस्त लोग हैं, लेकिन इन सब लोगों के फोटो वहां पर लगते हैं, नायक की तरह प्रस्तुत किए जाते हैं। फवाद खान नाम के मंत्री ने ट्वीट के द्वारा यह दिखा दिया कि वो भी क्या कहता है। थोड़ी देर में उस ट्वीट को भी आपको दिखाएंगे। और भी सीताराम येचुरी लीजिए, महबूबा मुफ्ती, याद है ना महबूबा मुफ्ती कौन है, ये सारे लोगों की प्रतिक्रिया दिखाएंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा देशभक्त और एक्सपर्ट पैनल मेरे साथ है, मैं उनका स्वागत करता हूं स्क्रीन पर। हमारे साथ आज के बिंदास बोल की चर्चा के लिए उनकी पहली प्रतिक्रिया लेकर फिर मैं कुछ प्रतिक्रियाओं के लिए इन बाइट्स को, इन नेताओं की प्रतिक्रिया आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं स्वागत करता हूं हमारे साथ आज के बिंदास बोल में जो गेस्ट पैनल है। स्क्रीन पर लीजिए सारे अतिथियों को, मैं स्वागत करता हूं। हमारे बीच आज के कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले और साथ में संविधान विशेषज्ञ के तौर पर भी जो जाने जाते हैं डीके दुबे जी, स्क्रीन पे लीजिए सभी को। डीके दुबे जी आपका स्वागत है, आप अधिवक्ता है। संदीप मिश्रा जी भी अधिवक्ता हैं। रचित कौशिक एक राष्ट्रवादी यूट्यूबर है, पत्रकार है और अपनी ईमानदारी के साथ अपने काम को करते हैं। एक तरफ एक यूट्यूबर अपना ईमान देश और देश हित बेचता है तो कितने करोड़ मिल सकते हैं, ये दूसरा यूट्यूबर बताएगा कि कितने परिश्रम से यूट्यूब चैनल चलाना पड़ता है और वो भी यूट्यूब उड़ा देती है और इन लोगों को अवार्ड मिलते हैं। तो क्या है इसके पीछे का राज, ये भी हम बात बताएंगे। वेद भूषण जी हैं, पुलिस से हैं और एसीपी रह चुके हैं, ये इन्वेस्टिगेशन के एंगल से बात करेंगे। और लोहित कुमार विमल जी हमारे साथ अधिवक्ता एक और जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। तो हमने आज कानूनी पहलू, पुलिस का पहलू और एक पत्रकार के रूप में, यूट्यूबर के रूप में भी रचित विषय रखेंगे, इसलिए इस पैनल को चुना है। बहुत प्रतिक्रिया मेरे पास है, बहुत सा कंटेंट है, बहुत सा ग्राफिक है, इनके प्रतिक्रियाओं के दरमियान आपको वो भी दिखाएंगे। मैं दुबे जी से प्रारंभ करता हूं। दुबे जी, पत्रकार गिरफ्तार कहते हैं तो लगता है कि सरकार दमन कर रही है, लेकिन गद्दार गिरफ्तार जब कहते हैं तो लगता है कि सरकार कार्रवाई कर रही है। आप एक अधिवक्ता के नाते, एक देशभक्त के नाते इसको पत्रकार की गिरफ्तारी कहेंगे या गद्दारों की गिरफ्तारी कहेंगे? पहले तो मैं ये कहूंगा कि आपको भी थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन उसको समझने की आवश्यकता है। जो ये चौथा स्तंभ आप कहते हो पत्रकार को, कॉन्स्टिट्यूशन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी न्यूज एजेंसी या पत्रकार को कोई विशेष अधिकार नहीं है, उसको उतने ही फंडामेंटल राइट हैं जितने किसी भी एक सामान्य व्यक्ति को हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई पत्रकार है तो वो कुछ भी कहेगा, कोई वकील है तो कोई कुछ भी कहेगा, कोई पुलिस या सरकार है तो कुछ भी कहेगा और कुछ भी कहेगा और उसको लगेगा कि नहीं मेरा काम कहना है। इसलिए तो न्यूज का मतलब
आपका विश्लेषण नहीं, न्यूज का मतलब है जैसा आपको मिले वैसा आपको देना। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी न्यूज को टिल्ट करके या टॉर्शियस बनाकर किसी को देता है तो निश्चित रूप से वो अपराधी है देश में रॉन्ग इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने का और देश में अफरा तफरी फैलाने का। याद रखने की बात है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट खुद इंडियन एक्सप्रेस के मामले में यह कह चुका है कि किसी भी पत्रकार या पत्रकार एजेंसी को कोई विशेषाधिकार नहीं है। उसको अगर विशेषाधिकार देना होता तो कॉन्स्टिट्यूशनल फेमर्स को उसमें लिखना होता। उन्होंने ऐसा कोई वचन नहीं दिया, किसी पत्रकार को अलग से नहीं रखा है। इसलिए पत्रकार भी उसी कैटेगरी में आता है जिस कैटेगरी में एक सामान्य व्यक्ति आता है। अगर कोई सामान्य व्यक्ति कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन स्प्रेड करता है तो उसके ऊपर जिस प्रकार से मुकदमा चलाया जा सकता है वैसे ही किसी भी पत्रकार के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, किसी भी वकील के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, या कोई व्यक्ति जो अपने आप को विशेषाधिकार समझता है वो एक नागरिक पहले है, उसके बाद वो उसका प्रोफेशन है। प्रोफेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो देश को कुछ गलत तरीके से कुछ समझाएगा या देश को कुछ। इसलिए यहां पर जो मेरा मानना है कि ये पुलिस और प्रशासन और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों का दायित्व तो बनता है कि वो प्रत्येक नागरिक पर जैसे इंटेलिजेंस रखता है वैसे ही पत्रकारों वकीलों पर भी रखे। और अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो इसमें किसी पत्रकार का विशेषाधिकार हनन नहीं है। भाई राष्ट्र है, राष्ट्र में एक कानून है, उस कानून के मातहत ही हम सिटीजन हैं और आप भी उसी के तहत सिटीजन हैं। और जब हम सब एक नागरिकता रहते हैं, एक राष्ट्र एक नागरिकता है, तो किसी को विशेषाधिकार किस बात का है और विशेषाधिकार अगर है तो कौन से स्थानों पर है, ये बिल्कुल डिफाइंड है। इसलिए यहां पर अगर ये कहना कि पत्रकारों के राइट का उल्लंघन हो रहा है तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि पत्रकार कोई विशेषाधिकार लेकर आते हैं। लेकिन हां, ये निश्चित रूप से है कि फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए। जो खबर है वो खबर की दृष्टि से रहना चाहिए, ना कि देश को बरगलाने या देश को गलत दिशा दिखाने के उद्देश्य से। यहां पर जब आप इनकी गिरफ्तारी की बात करते हैं तो किसी भी प्रकार से कोई पत्रकारों के राइट का उल्लंघन नहीं है। और ये कोई पहला देश नहीं है, ये कोई पहला पत्रकार नहीं है जिन पर इस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं। ये सदैव से होता रहा है। हाँ, वो अलग बात है कि पत्रकारों ने पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर कुछ गैंग बना रखे हों, कुछ वो लाइजनिंग का काम करते हैं और वो पावर को अवेल करते हैं और पावर का मिसयूज करवाते हैं सरकारों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। वो एक अलग पहलू है, उस पर भी विचार होना ही चाहिए। इसलिए यहां पर मेरा जो विचार है, ये तो सीधी सीधी लूट की नगरी बना रखी है और लूट कर देश को कैसे बर्बाद करना और कैसे रॉन्ग इंफॉर्मेशन देश को देना, ये पत्रकारिता के धर्म का भी उल्लंघन है। और मुझे लगता है जो पत्रकार हैं, जिनका काम पत्रकारिता करना है, उन सभी को ये बात दिमाग में रखनी चाहिए और रखते ही हैं कि भाई देश पहले है, उसके बाद हमारा प्रोफेशन है। मैं आज वकील हूं, कल जज हो जाऊंगा, कोई और जज रहेगा, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो इम्यून है। कोई भी व्यक्ति भारत में कानून से इम्यून नहीं है, चाहे वो किसी भी डिजिग्नेशन पर हो। इसलिए यहां पर जब हम ये कहते हैं पत्रकार, तो पत्रकार को कोई विशेषाधिकार नहीं है, मानना चाहिए। ठीक है, ठीक है। हम अब दूसरे वकीलों की प्रतिक्रिया लेने के पहले पुलिस एंगल क्या है इसके इन्वेस्टिगेशन के पीछे का, ये समझते हैं। आप कैसा देखते हैं वेदभूषण जी, जो कार्रवाई हुई, जिस प्रकार से पुलिस ने कार्रवाई की? देखिए सुरेश जी, ये मुकदमा अचानक नहीं दर्ज हुआ। अगस्त में ये मुकदमा दर्ज हुआ। इसकी इन्वेस्टिगेशन यूएपीए और 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की गई, क्योंकि इसमें 38 करोड़ रुपए के बारे में ये ट्रायल मिल रहा था कि ये पैसा एंटर टेरर एक्टिविटीज में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जरूरी हो गया था कि तमाम ट्रायल को खंगालना, क्योंकि कनेक्शन ब्राजील से, अमेरिका से, चाइना से, तमाम जगह से कनेक्शन निकल कर आ रहे थे। तो सरकार की जिम्मेदारी थी, ये पुलिस ने कोई एहसान नहीं किया, उनकी जिम्मेदारी थी कि ये 1.5 करोड़ रुपया एक इलेक्ट्रीशियन को
सुरेश जी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 1.5 करोड़ रुपया इलेक्ट्रिशियन को पे किया जा रहा है। आप भी घर में और जो आपके व्यूअर्स है इस्तेमाल करते होंगे, क्या कभी आपने 1.5 करोड़ रुपए की किसी बिजली वाले को इलेक्ट्रिशियन के पेमेंट की है? तो ये जानना जरूरी था। कॉमन एक सामान्य ज्ञान कहता है, पुलिस का ज्ञान छोड़ दीजिए, कानूनी वकीलों का ज्ञान छोड़ दीजिए, 38 करोड़ रुपए किस तरह से आ रहे हैं, शेल कंपनीज बनी हुई है, क्या उनके बारे में इस देश को जानने का हक नहीं है? तो क्यों इस बारे में इन्वेस्टिगेशन ना की जाए? और सबसे बड़ी चीज है, अदालत में बैठी हुई है, तमाम चीजें कोर्ट में पेश की जाएंगी, एविडेंसेस जो पुलिस इकट्ठा कर रही है, डिजिटल एविडेंस इकट्ठा कर रही है, वर्बल एविडेंस इकट्ठा कर रही है। आज रेड कंडक्ट हुई है तमाम जगह का। मैं फिर बता रहा हूं, अगस्त का मुकदमा था, आज जाकर रेड हुई है, पुलिस ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की है, इस तरह के सफिशिएंट एविडेंसेस थे इन लोगों के खिलाफ। अभी आप तीस्ता शीतलवाड़ का नाम ले रहे थे, गुजरात दंगों में उनका नाम आया था, तमाम तरह के ट्रायल हुए, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, छोड़ दिया। तो इसमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है, पर हाँ यदि कुछ करा है तो उसका हिसाब किताब देश को जरूर देना होगा और बताना पड़ेगा ये पैसा किस तरह से एंटी टेरर एक्टिविटीज के अंदर इस्तेमाल हो रहा था। अब मणिपुर में दंगे हो रहे हैं, चाइना से एलिगेशन लग रहे हैं कि वहां से फंडिंग हो रही है, हथियार लिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। तो क्या इस देश में इस तरह की आग लगाने की इजाजत दे दी जाए? क्या इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन ना की जाए? तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। अब एक जो पत्रकारिता जिसको कहते हैं कि फोर्थ पिलर है, वो तमाम तीनों पिलर को उठाकर फेंक रहा है। पत्रकारिता का जो धर्म है उसको ना निभाकर वो तमाम पिलर को फेंकने की कोशिश कर रहा है। तो क्या उस पिलर के बारे में जानना नहीं चाहिए कि पिलर अचानक क्यों इन तीनों अंगों के खिलाफ हो गया है? तो ये तमाम जो चीजें हैं पब्लिक डोमेन में है, क्योंकि ऐसी लेफ्टिस्ट पार्टी थी, कुछ ऐसे नाम इसके अंदर कनेक्शन है, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, अभी बहुत सारे लोगों के नाम आएंगे। अभी तो आपने कुछ लोगों के नाम बताए, और चूंकि बड़ा डेलिकेट और सेंसिटिव मैटर है तो तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में भी नहीं लाई जा सकती। जब इसकी चार्जशीट फुल प्रूफ तैयार हो जाएगी, इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी, तमाम अदालतों को बताया जाएगा किसके खिलाफ क्या एलिगेशन है, वो बताएं, उनके एडवोकेट्स, उनके अटॉर्नीज आकर अदालत में उनको डिफेंस करें, बचाएं कि ये मुकदमे में वांछित नहीं है या इसकी जरूरत नहीं है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मीडिया के खिलाफ नहीं है, आपके मीडिया के खिलाफ तो क्यों नहीं रेड हुई? और बहुत सारे मीडिया चल रहे हैं, यूट्यूबर्स हैं बहुत सारे, अच्छा पैसा कमाते हैं, सही ढंग से कमाते हैं, सरकार को हिसाब किताब देते हैं। तो क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि केवल न्यूज क्लिक के ऊपर इतना हंगामा हुआ? और न्यूज क्लिक का दामन पहले भी आपको याद होगा कि साफ नहीं है, पहले भी इनकी ईडी द्वारा जांच चल रही है, बहुत सारे सीरियस एलिगेशंस हैं, ऐसे एलिगेशंस हैं जो अदालत को या सीक्रेट तरीके से इस देश को चार्जशीट पूरी होने के बाद ही सामने लाए जा सकते हैं। अब तमाम जो रेड की गई है, सैनिक फार्म्स में, बॉम्बे में रेड की गई है, तमाम मोबाइल, लैपटॉप, तमाम डिजिटल एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं। सारा पैसा वेदभूषण जी जो अधिकृत तौर पर आया है, और ट्रेल है उसका, ये पूरा लेखा जोखा है जो अधिकृत आया, और खास करके ऐसे गद्दारी के कामों में, बेईमानी के कामों में, देश के विरुद्ध कुछ करने के कामों में जो पैसा आता है, उसका ये कुछ %% 1 नंबर में आता है, बाकी तो 2 नंबर में आता है। अभी तो हवाले का भी ट्रेल सरकार के पास पहुंचा है, उसका आंकड़ा तो चौंकाने वाला है, इससे कई गुना ज्यादा है। बात तो उसकी भी होनी है, वो भी एजेंट पकड़े जा चुके हैं, उन्होंने बयान भी दिए हैं, बस अब उसके लिए दोबारा इनको जब लेंगे तब फाइनल गिरफ्तारी होगी। वो दिन भी दूर नहीं है, इसी वर्ष ये होना है। इसलिए बात केवल 1 नंबर में किया गया, 2 नंबर पकड़ा गया है, अभी तो 2 नंबर में किया गया, पूरा 2 नंबर पकड़ना बाकी है।